हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप मेरे वीडियोस को, मेरे लेक्चर्स को देख रहे होंगे। और अगर आपको मेरे वीडियोस समझ आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं बेटा जी, तो प्लीज़ उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश कर रही हूँ कि 9th से 12th तक हर क्लास के धीरे धीरे सभी चैप्टर्स मैं अपलोड करूँ, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लेक्चर में बेटा हम 12th क्लास और एक्सरसाइज 7.9 लेंगे, बट उससे पहले उसकी इंट्रोडक्शन लेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 हमारा है इंटेग्रल, और डेफिनेट इंटेग्रल हमारा चल रहा है। अपने लास्ट 2-3 वीडियोज़ में मैं आपको डेफिनेट इंटेग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम करवा चुकी हूँ। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, इनका कोई प्रूफ हमने नहीं करना है। इनका जो प्रूफ है वो हमारे +2 तक के सिलेबस से परे है। हम जस्ट इनके रिजल्ट्स को यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द डेफिनेट इंटेग्रल ऑफ अ फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, इससे भी पहले जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो टॉपिक है एरिया फंक्शन। बड़े ध्यान से समझेंगे, एरिया फंक्शन। देखिए, कुछ बच्चे हो सकता है कि इसको देखकर थोड़ा ये लगे कि ये कितना टिपिकल सा टॉपिक मैडम अब करा रही हैं। तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इसका कोई यूज़ नहीं है। एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे विद इन द लिमिट्स, और आपने उनको बस इंटीग्रेट करना है, सॉल्व करना है। लेकिन ये बेस क्लियर करना बेटा बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने फर्दर मैथ्स में कैरियर बनाना है, तो जितना ज़्यादा बेस आप नीचे से क्लियर करते चलते हो, तो हायर स्टडीज़ में आपको उतनी ही आसानी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरिया फंक्शन। देखिए, हमने जब डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट किया एज ए लिमिट ऑफ सम, तो मैंने आपको बताया था a to b इंटेग्रल fx dx का ग्राफिकली क्या मतलब है। तो इसका ग्राफिकली मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर ये हमारा कार्टेशियन एक्सिस है और भाई ये अपना कोई कर्व है fx, ठीक है, दिस इज x एक्सिस, ओरिजिन y डैश y, और ये fx है, ये fx कर्व है। यहाँ हम ध्यान देते हैं कि जब हम इस तरह के कोई डायग्राम की बात करते हैं, तो हम जनरली बेटा जी fx को ना पॉजिटिव ले लेते हैं। ये कोई नेसेसरी नहीं है कि fx इज ऑलवेज पॉजिटिव, बस हम उसे पॉजिटिव ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? ताकि हमारा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन जाए और हमें उस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो जाए। अदरवाइज सेम यहाँ भी लॉजिक लगता है, यहाँ भी, लेकिन नेगेटिव आने से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो दैट्स वाई हम fx को पॉजिटिव लेते हैं। तो हमारा ग्राफ बन गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस इंटेग्रल का क्या मतलब है कि a कोई पॉइंट है और b कोई और पॉइंट है, तो a यानी कि x इज इक्वल टू a जो लाइन है, ये सीधा आएगा भाई, x इज इक्वल टू a, और भाई x इज इक्वल टू b, और fx और x एक्सिस के बीच में जो ये पूरा एरिया कवर हो रहा है, जिसे मैं नाम दे दूं a b c d, तो ये जो इंटेग्रल है ये इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज इक्वल टू एरिया ए बी सी डी। ये बात मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रल की स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि बिटवीन a to b fx dx का क्या मतलब है। कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया, और इन दोनों लिमिट्स से जो बाउंडेड एरिया बनता है, वो हमारा ये डेफिनेट इंटीग्रल होता है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। हम बात कर रहे हैं एरिया फंक्शन की। एरिया फंक्शन क्या है भाई? तो अब हम एरिया फंक्शन पर आते हैं। अब ध्यान देंगे, इंटेग्रल a to x fx dx, इस पे ध्यान देंगे। a to x fx dx, x मैंने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया, वेरिएबल है, चेंज होगा बार बार, तो ये अपना x वाली लाइन आ गई। तो a से x के बीच में, और बेटा इस फंक्शन के नीचे का जो ये शेडेड एरिया है, जिसे मैं नाम दे दूं ALMD, तो ये एरिया है हमारा ये फंक्शन।
ओके। अब आपने ये ध्यान देना है कि मैंने x लिखा है, मैंने ABCD नहीं लिखा है। x एक वेरिएबल है, वेरिएबल जो वेरी करे, जो बदले, जो बार बार चेंज हो। तो अब ये x थोड़ा और चेंज हो गया। मान लो अब x यहाँ आ गया भाई, x डैश बन गया या यहाँ आ गया, तो अब हमारा जो एरिया है वो यहाँ से, इस लाइन से और यहाँ तक और बढ़ जाएगा भाई। गॉट इट। फिर ये x थोड़ा और आगे चला गया तो इस एरिया ने थोड़ा और इतना हो जाना है, और अगर यही x बन गया b के इक्वल तो फिर ये कंप्लीट एरिया आ जाएगा। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जो हमारा ये एरिया है वो x बदलने के साथ साथ बदलता जा रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? x यहाँ था तो एरिया ये था, x यहाँ है तो एरिया ये है, x यहाँ है तो एरिया ये सारा है, और x अगर यहाँ चला गया तो एरिया ये सारा है। इक्वेशन, समीकरण आप ध्यान कीजिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप ध्यान कीजिए कि x एक हम वेरिएबल ले लेते हैं जिस पर सब कुछ डिपेंड कर रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको कहा गया है कि आपको घर में कोई कंपटीशन है या मम्मी ने कोई काम आपको बता दिया और ये बोला कि भाई आपको अगर जितना अच्छा आप काम करते तो आपको आपके भैया से 10 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। आपकी अमाउंट y है, ब्रदर की अमाउंट x है और +10 मीन्स आपकी अमाउंट टोटली x पर डिपेंड कर रही है। जितना ब्रदर को मिल रहा है उससे 10 रुपीज़ आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। यू आर, y फॉर यू, आप हो ये, यू आर डिपेंडेंट ऑन x मीन्स ब्रदर, आप ब्रदर पे डिपेंडेंट हो। जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो ये तो डिपेंडेंट हो जाता है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम अपनी +1 में पढ़ लेते हैं भाई, और ये अपना हो जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इंडिपेंडेंट है भाई ये। ओके, और इसी को हम fx भी कह देते हैं। fx बोले तो फंक्शन ऑफ x, fz लिख लीजिए तो ये बेटा जी हो जाता है फंक्शन ऑफ z। y ले लीजिए तो फंक्शन ऑफ y, मतलब वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट के चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज हो तो वो चीज़ फंक्शन होती है। तो यहाँ आप मोटे तौर पर देखें कि जैसे जैसे हमारे इस इंटरवल में x चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे हमारे इस एरिया में भी चेंज आता जा रहा है, ये बदलता जा रहा है। गॉट इट? तो ये है हमारा एरिया फंक्शन ax, fx फंक्शन ऑफ x। ax क्यों बोल दिया भाई? एरिया फंक्शन है, x पे डिपेंड कर रहा है तो एरिया फंक्शन होगा। सिंपल सी बात है। मैं फिर बता दूं कि ये बिल्कुल रटना नहीं है, क्रैम नहीं करना है, दिमाग में ये टेंशन नहीं लेनी कि भाई ये मैं क्या करूं, कैसे समझाऊंगा पेपर में, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ इतना समझना है कि a से b के बीच का जो इंटेग्रल होता है डेफिनेट वो ये फंक्शन x एक्सिस और इन दोनों के बीच का एरिया होता है। तो जब a से x की बात करते हैं तो वो a और x के बीच का एरिया हो जाता है, उसे हमने ax नाम दे दिया। दैट्स ऑल। आपने इतना समझना है। जिन बच्चों को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इसको समझने में। गॉट माई पॉइंट? समझ आई मेरी बात आपको? तो ये था भाई अपना एरिया फंक्शन। अब अपनी आ जाती है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके लिखती हूँ बिकॉज आई हैव टू राइट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। तो जो मैंने अभी आपको बताया है ax एरिया फंक्शन, वो क्या बताया है? a2x fx। देखिए x शब्द, x लेटर मैथ में जहाँ आ जाए आप उसे वेरिएबल डील करें, ठीक है ना? a फिक्स है, कांस्टेंट है, लेकिन x फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल होता है तो वेरिएबल पर जो डिपेंड करे वो फंक्शन हो जाता है। तो ये हमारा हो गया एरिया फंक्शन। अब हम ले लेते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इनकी सिर्फ मैं आपको स्टेटमेंट समझाऊंगी भाई, हमने इनका कोई प्रूफ नहीं करना और ना ही इनका कोई प्रूफ हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, वहाँ तो सिर्फ आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि लेट f be a continuous function, let f be a continuous function on closed interval a b। कॉन्टिन्यूस क्यों लेते हैं? अब ये कॉन्टिन्यूस है, ब्रेक आ गया तो इंटीग्रल कैसे करोगे? क्योंकि जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा वो डिफरेंशिएबल होगा, रोल्स थ्योरम।
है। रोल्स थ्योरम की कंडीशन आपने याद रखनी है। तो जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा वही डिफरेंशिएबल होगा। और इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का एंटी डेरिवेटिव है इंटीग्रल एक तरह से। तो जब डिफरेंशिएशन ही नहीं होगी तो भाई इंटीग्रल कहाँ से करोगे? तो इसलिए फंक्शन का कॉन्टिन्यूस होना बहुत जरूरी है। तो लेट एफ बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड ए एक्स बी द एरिया फंक्शन एंड ए एक्स बी द एरिया फंक्शन। तो देखिए बिल्कुल सिंपल थ्योरम। तो ये क्या कहता है कि इस ए एक्स का डेरिवेटिव, एरिया फंक्शन का डेरिवेटिव ए डैश एक्स क्या होगा? एफ एक्स होगा। देखिए कितना सिंपल है। कैसे है सिंपल? ये आपको मैंने एरिया फंक्शन समझा दिया, आया समझ में? अगर ये समझ आ गया तो ये बिल्कुल इजी है। बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दो। इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो गई भाई? ए डैश हो गई। और जब यहां डिफरेंशिएशन लगाओगे तो अभी अभी मैंने क्या बोला कि डिफरेंशिएशन और इंटेग्रल तो एंटी होते हैं एक दूसरे के, तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। क्या बच जाएगा? एफ एक्स। भाई इंटेग्रल को डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट कर दोगे तो वही फंक्शन फिर से आ जाना है। तो ये अपना क्या आ जाएगा? एफ एक्स। तो एरिया फंक्शन का डेरिवेटिव वो फंक्शन खुद होता है। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस एंड कम टू द सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, ये मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूं यहाँ। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इसी से आपका इंटेग्रल निकलता है जो डेफिनेट इंटेग्रल है। फिर से वही कंडीशन आ जाती है, लेट एफ बी ए कॉन्टिन्यूस, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ओके, एंड अब ध्यान देंगे, थोड़ा सा मैं इधर राइट में लिख के दिखाती हूँ आपको कि जब मैंने स्टार्टिंग में आपको डेफिनेट इंटेग्रल समझाया था तो हमने ये देखा था कि किसी भी फंक्शन का जो एंटी डेरिवेटिव है उसे हम क्या नाम ले लेते हैं बेटा जी? कैपिटल एफ एक्स ले लेते हैं। ध्यान आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए जहाँ हमने डेफिनेट इंटेग्रल स्टार्ट किया। और थोड़ा सा क्विकली बताऊं तो छोटा फंक्शन एफ है तो उसका इंटेग्रल या एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ होगा। बात समझ आ गई? तो इसका इंटेग्रल हमने ले लिया एंड लेट कैपिटल एफ एक्स बी एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक ही बात है बेटा, बी एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स। इस एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स है और f एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये a कॉन्टिन्यूस है भाई, इसको आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहाँ ये मैंने कॉन्टिन्यूस को शॉर्ट में लिख दिया है। तो एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव है इन द सेम इंटरवल, इन द, ये बात ध्यान रखनी है, ये अभी इसमें मैं फोकस करूंगी, इन द सेम इंटरवल ए बी। इंटरवल का बड़ा रोल है कि स्मॉल एफ एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल में, कैपिटल एफ उसका एंटी डेरिवेटिव है सेम इंटरवल में। तो अब आप ध्यान देंगे कि बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या होगा? इसका एंटी डेरिवेटिव या इंटेग्रल मैंने क्या बताया? कैपिटल एफ एक्स। तो ये हो गया बेटा कैपिटल एफ एक्स बिटवीन ए टू बी, बिटवीन ए टू बी, और ये अपना क्या हो जाएगा? एफ बी माइनस एफ ए। दिस वैल्यू विल गिव अस डेफिनेट इंटेग्रल। देखिए मैंने एग्जाम्पल कराया था आपको, एक छोटा सा एग्जाम्पल ही डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 to 2 के बीच निकालो। मैंने डायरेक्ट बताया था एक्स क्यूब बाय 3 किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक ही बात है। यहाँ ये क्या कर रहा है इस मेथड में कि भाई फंक्शन को तो एफ एक्स ले लिया एक्स स्क्वायर, इसके एंटी डेरिवेटिव को इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर को कैपिटल एफ एक्स ले लिया हमने, क्या ले लिया? एक्स क्यूब बाय 3, और अब इसमें लिमिट रखी। तो बात वही है, कान आप सीधा पकड़ लीजिए, घुमा के पकड़ लीजिए, आपने डेफिनेट इंटेग्रल निकालना है। तो दिस इज जस्ट अ टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ
डेफिनेट इंटेग्रल, कि अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन है किसी इंटरवल में और ये उसका एंटी डेरिवेटिव है, तो एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम निकालें तो ये डेफिनेट इंटेग्रल हमारा आ जाता है। अब मैंने आपको एक बात कही कि इंटरवल बहुत नेसेसरी है, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये सारा आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हम आगे देखते हैं कि ये इंटरवल का क्या रोल है, भाई कंटिन्यूटी उसी इंटरवल में होनी क्यों जरूरी है। तो एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल आप ही की एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि -2 to 3 x और x स्क्वायर -1 की पावर 1/2 dx। क्योंकि देखिए हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल बाहर से भी ले सकते हैं, लेकिन अभी एनसीईआरटी ही कर रहे हैं, तो कोशिश है कि इसी में से आपको मैं एग्जाम्पलर क्वेश्चन कराऊं। एक्स्ट्रा के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं। जिन बच्चों को और ज़्यादा लेना है तो आप एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स करिए, आर.डी. शर्मा करिए, कॉम्प्रिहेंसिव मैथमेटिक्स है, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं उनके अंदर। और प्रदीप की बुक में शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। देयर आर टू मैनी बुक्स इफ़ यू वांट टू स्टडी। और एग्ज़ाम के लिए ये ज़्यादा बेस्ट है। सीबीएसई और एचबीएसई दोनों के जो क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आते हैं। सीबीएसई के बच्चे मिसलिनियस की एक्सरसाइज एक भी ना छोड़ें, क्योंकि मैंने देखा कि आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके मिसलिनियस एक्सरसाइज में से कवर होके आते हैं। तो -2 to 3 x स्क्वेयर -1 is to पावर 1/2 dx हो जाएगा। हम इसको पुट कर लेंगे, ये dt बन जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट आ जाएगी। लेकिन अभी हमने कहा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, क्लोज इंटरवल में डिफाइन होना चाहिए। अब ये डिफाइन फंक्शन का डोमेन, रेंज कब डिफाइन होता है, ये सारी बातें +1 में आ जाती हैं सेकंड चैप्टर में, और अपने फर्स्ट चैप्टर में भी रिलेशन एंड फंक्शन में भी आ जाता है जब हम ये अपना इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करते हैं। तो अब फंक्शन को एग्जिस्ट करने के लिए, डिफाइन होने के लिए 2-3 बातें जरूरी होती हैं। उनमें खास तौर पे जब अंडर रूट आ जाए, भाई ये अंडर रूट ही तो है, -2 to 3 x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर -1 dx। अब ये एग्जिस्ट करना चाहिए अंडर रूट। अंडर रूट तब एग्जिस्ट करता है जब अंडर रूट के अंदर की टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, नॉन नेगेटिव हो। तो इसका क्या मतलब है कि x स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, और -1 और 1 के बीच हमारी जो वैल्यू है, नहीं ग्रेटर देन 1 नहीं, -1 और 1 के बीच में डिफाइन नहीं है, उल्टा कर गई मैं, x का स्क्वायर 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब x भी 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, या -1 या 1 से छोटा होना चाहिए। इसी चीज को मैं अगर आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं बेटा, तो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। x का स्क्वायर 1 से बड़ा होगा तो x स्क्वायर -1 पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो ये अंडर रूट निकलेगा, तब ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो x का स्क्वायर 1 से बड़ा है तो x ने 1 से बड़ा होना है, ओके, और x ने -1 से छोटा होना है। हमारा मेन इंटरवल ये है -2 से 3। अब भैया ये बीच वाले को देखो तुम, यहाँ तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। जब इस -1 से 1 के बीच में ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा, और ये कह रहा है कि भाई -2 से 3 के बीच में इंटीग्रेट करो, तो ये एरर कहलाती है। और इस तरह के फंक्शन एरर में आ जाते हैं। लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन ना बराबर ही पूछे जाते हैं। आपको वही क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि डिफाइंड होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं इन द पर्टिकुलर इंटरवल। ये सिर्फ आपको एक बता दिया गया है कि इस थ्योरम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि भाई इंटरवल का क्या रोल है। उसी इंटरवल में कॉन्टिन्यूस हो और उसी इंटरवल में एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, तभी हम ये लिमिट पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कंडीशन होती है, ओके, ये कंडीशन होती है। इस तरह की कंडीशन हमारा जो सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें भी बड़ी आती है, प्रिंसिपल वैल्यू, डोमेन और ये सब निकालने में। तो वो आपको कंडीशंस दी गई होती हैं। तो यहाँ आपको इस तरह की कोई कंडीशन हमारे हरियाणा बोर्ड में तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपने सॉल्व करना है, लिमिट पुट करनी है, यू विल गेट द आंसर। बट बेस क्लियर होना चाहिए ताकि हायर क्लासेज में आप पढ़ो तो आपको ये चीज़ बिल्कुल नई या अटपटी ना लगे। तो मेन ये था भाई, ये एरर कभी कभी आ जाती है उसमें,
तो आपके में कम आएगी, मिलेगी ही नहीं आपको। जस्ट आपने इसको बस समझना था कि व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो ये जो चीज़ है इस पे मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगी, लेकिन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं 7.9 के बेटा वो हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं कि 7.9 में तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, 7.10 में अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड है। मैं दोनों अभी बताऊंगी आपको, और फिर आपकी मर्जी है कि आप अपने क्वेश्चन को किस मेथड से करते हैं, क्योंकि जो मेथड इन्होंने एग्जाम्पल में दे रखा है आई थिंक उससे बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाला, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं करा रही हूँ और मैं उसको दोनों तरीके से, एक डायरेक्ट भी और एक इस तरीके से भी कराऊंगी। तो ये क्या लिखा हमने कि a to b fx dx is equal to fx a to b and that is fb minus fa where capital fx बेटा जी इज एंटी डेरिवेटिव। ये हमें पता होनी चाहिए भाई, टर्म्स ऐवे ही नहीं कि भाई क्या एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स क्या, कैपिटल एफ एक्स क्या, पता ही नहीं है हमें। एफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जो फंक्शन हमें दे रखा है भाई, पहले तो उसका एंटी डेरिवेटिव निकालो और फिर उस एंटी डेरिवेटिव में अपर और लोअर लिमिट आप पुट करो। इस तरीके से आप क्वेश्चन करो, ये आपको कहा जा रहा है। तो जैसे एक पहला ही एग्जाम्पल नंबर 27 का फर्स्ट पार्ट है, दोनों तरीके से हो जाएगा। अब ये देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 27 पार्ट नंबर 1, इंटीग्रेट 2 to 3 एक्स स्क्वेयर डी एक्स। एक ही मिनट का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय 3 और ये ब्रैकेट लगाया, अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट। इसमें सी नहीं आता है, आप सी लगा लोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। कैसे, सी ही बताती हूँ मैं। देखो भाई जरा, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी कर दिया आपने, मान लो आपने कर दिया, सी लगा दिया तो 2 से 3 आया। अब अपर लिमिट रखो तो भाई 27/3 प्लस सी और माइनस 2 रखा तो ब्रैकेट में 8/3 प्लस सी। जब आप ब्रैकेट खोलोगे सी से सी कैंसिल हो जाएगा। और वैसे भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये डेफिनेट है, निश्चित है, और सी जो अपना कांस्टेंट है वो सर्टेन नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, तो हम सी नहीं लगाते हैं इसमें, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो भाई अब डायरेक्ट कर दो, अपर लिमिट 3 क्यूब बाय 2 माइनस, पहले अपर रखनी है सारे में फिर लोअर रखनी है, माइनस 2 क्यूब बाय 2। ये क्या बन गया भाई, 27/2 माइनस 8/2 और ये भैया अपना बन गया 19/2। एक तरीका है ये, और इसी तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में। जो ये फंडामेंटल थ्योरम है ये क्या कह रही है कि हेयर, अब मैं सेकंड तरीके से आपको बता रही हूँ और लिख देती हूँ मैं ताकि आपको डिफरेंशिएशन करने में, डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाए। हेयर स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, कैपिटल एफ एक्स क्या बताया था मैंने, एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स यानी कि इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स, जो कि क्या बन गया एक्स क्यूब बाय 3। यानी इसको पहले अलग से इंटीग्रेट करना है, एफ एक्स निकालना है। नाउ बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ध्यान देंगे, इंटीग्रेशन a to b एफ एक्स डी एक्स क्या बताया था भाई मैंने आपको, एफ बी माइनस एफ ए। तो अब यहाँ आ जाइए, a की जगह 2 लगा दीजिए, b की जगह बेटा 3 लगा दीजिए, एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो ये बनेगा f3, भाई b की जगह 3 आ गया, और माइनस f2। अब ये f3 fx कहाँ है, ये fx है। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए तो भाई ये बनेगा 3 क्यूब, ये यहाँ मैं शायद गलत कर गई, हाँ जी बिल्कुल गलत कर गई मैं यहाँ, ये 3 आएगा, थोड़ा हो जाता कई बार ध्यान नहीं रहता। तो ये 3 आएगा, तो ये भाई अपना मैं काट नहीं रही हूँ इसको, ये बन गया 27/3 माइनस 8/3 और ये डायरेक्ट बन गया 19/3। तो बेटा जी ये बन गया 3 क्यूब बाय 3 माइनस 2 क्यूब बाय 3, फिर से वही आंसर आएगा 19/3।
तो अब ये देखिए कितना लंबा पड़ रहा है भाई। पहले आप फंक्शन को नाम दो, फिर उसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, फिर आप उसके अंदर अपना लिमिट पुट करो, फिर सॉल्व करो। और यहाँ क्या है, डायरेक्ट इंटीग्रेट किया, लिमिट पुट की एंड सॉल्व द क्वेश्चन। तो हम इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे जितने भी हैं। जिन बच्चों को लगता है कि भाई ये मेथड ठीक है तो आप कर लें, अदरवाइज आई विल नॉट सजेस्ट। मैं तो कराती नहीं हूँ इस तरीके से, सिर्फ आपको मैंने बेस बता दिया कि किस तरह से ये इंटीग्रेशन हो रही है। हर चीज़ का एक बेस होता है, ऐसे कोई फॉर्मूला, कोई आइडेंटिटी, कोई रूल बन नहीं जाता है। तो अभी हम जल्दी से पहले इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, और इन एग्जाम्पल्स में ही मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बताऊँगी। ओके, उससे हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये देखिए सेकंड पार्ट नंबर सेकंड, इंटीग्रेट 4 to 9 √x डिवाइडेड बाय 30 माइनस x इज टू पावर 3/2 एंड होल स्क्वेयर dx को इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट। अब भाई या तो इसको fx लो, फिर इसकी इंटीग्रेशन निकालो, वो ft बन जाएगा, क्योंकि पुट तो करना पड़ेगा इसको। अब आप ये साफ तौर पे देखिए, आपको इंटीग्रेशन के सारे मेथड याद होने चाहिए 7.7 तक के, कि ये जो 3/2 है नीचे वाली टर्म है, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी पावर 1 कम होनी है, x की पावर 1/2, तो ये उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। तो ये टर्म है और ये उसका डेरिवेटिव है। तो या तो मैं इसको fx लूँ फिर करूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट कीजिए पुट क्या डिनोमिनेटर को 30 माइनस x इज टू पावर 3/2 को मैंने क्या रखा, t रखा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, याद आ रहा होगा अब आपको ये, विद रिस्पेक्ट टू t। तो 30 का डेरिवेटिव भाई 0 माइनस 3/2 आगे आ जाएगा, x की पावर 1 कम हो जाएगी, dx इज इक्वल टू dt। ध्यान देंगे यहाँ √x dx है, तो √x को यहीं रखो, बाकी को उधर ले जाओ, 0 खत्म हो जाएगा। तो देखिए x की पावर 1/2 का मतलब ये टर्म तो मैंने सारी लेफ्ट में रख ली बेटा, √x dx, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, dt माइनस मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया। तो ये तो अपना √x dx इसके इक्वल आ गया। ओके, √x dx तो इसके इक्वल आ गया, और ये टर्म मैंने t मानी थी तो ये t का स्क्वायर हो गया, और हमारी इंटीग्रेशन अब बिल्कुल इजी हो गई। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि लिमिट को छोड़ दो और केवल इंटीग्रेट कर लो पहले, जिसे हम fx या ft कहेंगे, फिर लिमिट पुट कर लो। ये है फंडामेंटल थ्योरम, तो उसमें 1-2 स्टेप अपने बढ़ जाते हैं। अदरवाइज जब आप पुट करते हो यानी सब्स्टिट्यूट करते हो, तो सब्स्टिट्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसमें लिमिट दे दी वहाँ प्रॉब्लम है। अब आपका सारा फंक्शन t में बदल चुका है, तो बेटा आपकी लिमिट भी t की ही आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको, कि जो हमारी लिमिट है x की है कि x 4 से 9 तक वेरी कर रहा है, लेकिन अब x t में बदल चुका है, तो t जरूरी नहीं है 4 से 9 तक वेरी करे। t अब किस पे डिपेंड कर रहा है x पे, x में चेंज आ रहा है तो भाई t में भी चेंज आएगा। तो वो चीज़ अब हमने यहाँ खास बात ये ध्यान देनी है कि अब हमने लिमिट्स भी साथ साथ चेंज करनी है। तो इसको यूज करते हुए यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, व्हेन जब आपका x 4 है, जब आपका x 4 है, तो यहाँ से t आपका क्या होगा, ध्यान देंगे, 30 माइनस 4 की पावर 3/2। ये अब आपको सॉल्व करना आना चाहिए। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, ओके, 30 माइनस 2 स्क्वायर की पावर 3/2, 2 क्यूब 8 बन गया, और ये बन गया भाई 30 माइनस 8 यानी 22। यानी जब x 4 था तो t कहाँ पहुँच गया, 22 पर। लिमिट चेंज हो गई एंड अपर लिमिट भी चेंज होगी भाई, तो हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 9, तो t कितना हो जाएगा, 30 माइनस 9 रखेंगे, 9 का मतलब 3 स्क्वायर की पावर 3/2, 3 क्यूब 27, 30 माइनस 27 एंड इट विल बी बेटा जी 3। ओके, तो नाउ कम टू दिस क्वेश्चन।
आई हमने इसको नाम दिया है, मैं ऊपर वाला इरेज कर देती हूँ एक बार फर्स्ट पार्ट। तो ये अब इस पे फिर से आ जाइए, I इज इक्वल टू इंटीग्रेट 4 to 9 अंडर रूट एक्स बाय, फिर से लिख रही हूँ मैं, 30 माइनस एक्स इज टू पावर 3/2 होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान देंगे अब, रूट एक्स डी एक्स, रूट एक्स डी एक्स -2/3 डी टी। तो -2/3 मैंने बाहर ले लिया और ये हो गया डी टी। ये कंप्लीट टर्म मैंने क्या ली थी, टी ली थी और उसकी पावर 2 आ गई। आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। बच गई लिमिट 4, व्हेन x इज 4 t इज 22, तो ये 22 और ये 3। अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि हम इसे लोअर लिमिट कहते हैं, इसे अपर लिमिट। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि लोअर लिमिट लोअर ही होगी, स्मॉलर ही होगी और अपर लिमिट ग्रेटर ही होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो नाउ इंटीग्रेट, देखिए -2/3 इंटीग्रेट 22 to 3, टी स्क्वेयर डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा t इज टू पावर -2 डी टी, -2/3 इसकी इंटीग्रेशन कर दीजिए, t की पावर -1/-1 22 to 3। ओके, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस +2/3 और t को मैं डिनोमिनेटर में ले आऊंगी, तो ये हो जाएगा 2/3, नेगेटिव पावर है 1/t, 22 to 3। छोटे बड़े का ध्यान नहीं रखना है, अपर और लोअर का ध्यान रखना है। अब हम अपर लिमिट रखेंगे, फिर हम यहाँ लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये बनेगा 2/3 इंटू 1/3 माइनस 1/22 एंड नाउ सॉल्व इट। तो भैया अपना बन जाएगा बेटा जी 2/3, 66 एलसीएम आएगा, 22 माइनस 3 19/66, 2/3 इंटू 19/66 19/99 आ जाएगा भैया। ये देखिए 19/99 आपका आंसर आई थिंक आना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है ये। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि हमने क्या किया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है मैंने यहाँ, तो ये तो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा 7.10 में, बट मैंने यही बता दिया आपको कि इसको यहाँ टी लगाएं। देखिए एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, तो वहाँ ये मेंशन नहीं होता कि 7.9 का क्वेश्चन है या 7.10 का क्वेश्चन है, या आपने फंडामेंटल थ्योरम से करना है या आपने सब्स्टिट्यूशन से करना है। वो आपने अपनी कॉमन सेंस वहाँ पर यूज़ करनी है, आपकी अपनी प्रैक्टिस काम आएगी, आपकी अपनी नॉलेज काम आएगी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट ईजीएस्ट मेथड कौन सा है। ओके, तो अगर हम ये कोई रूल नहीं है कि 7.10 में सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो मैं उसको 7.9 में यूज नहीं कर सकती या मैं आपको बता नहीं सकती। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों ही एक्सरसाइज बहुत इजीली अब आपकी कवर हो जाएंगी। तो हमने इस फंक्शन को टी माना, तो हमारा डेरिवेटिव रूट एक्स डी एक्स माइनस 2/3 डी टी आ गया, तो ये डी टी में कन्वर्ट हो गया, ये टी में। अब समस्या क्या है, लिमिट की। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते टाइम लिमिट को कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंटायर फंक्शन हमारा x से t में बदल गया है, तो लिमिट भी t के अकॉर्डिंगली ही चेंज होगी। नया टीचर आ जाए तो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है, समझ रहे हैं। नए प्राइम मिनिस्टर आ जाए कंट्री में तो उनके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है, जो भी रूल वो लाते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो कुछ ऐसे ही समझें कि x जब था प्राइम मिनिस्टर तो लिमिट्स कुछ थी, अब t बन गया है तो वे लिमिट्स कुछ और हो गई हैं, तो वो लिमिट्स चेंज जरूर करनी है आपने, अदरवाइज यू विल बी रॉन्ग। तो वो लिमिट, ये एक रिलेशन है x और t के बीच में। भाई x 4 है तो t कितना हो जाएगा 22, x 9 है तो t कितना हो जाएगा 3। सिंपल कैलकुलेशन है, +2 के स्टूडेंट्स को आनी चाहिए।
तो अब हम यहाँ पर मेन फंक्शन पर फिर चलते हैं। तो ये डी टी में बदल गया, टी स्क्वायर, इंटीग्रेट किया, लिमिट किया एंड सिंपल एल्जेब्रिक कैलकुलेशन हमने कर दी। तो ये अपना सेकंड पार्ट था। थर्ड और फोर्थ पार्ट आप एग्जाम्पल का ट्राई कर लीजिएगा। आई एम गोइंग टू टेल यू सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.9। देखिए 7.9 और 10 बहुत इजी एक्सरसाइज हैं। मेन तो बेटा इंटीग्रल के जो फॉर्मूलाज हैं वो 7.7 पे जाके कवर हो जाते हैं। उससे आगे जब आप 11th एक्सरसाइज पर जाओगे वहाँ आपको कुछ रूल्स और पता लगेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज पता लगेंगी, तो उनसे फिर हम सॉल्व करेंगे। अभी तो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन है तो मैं सारे नहीं कराऊंगी, अब मैं भी नहीं कराऊंगी आपको सारे की, आप खुद भी ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इजी लिख के दे रही ताकि आपको खुद रहे कि हाँ जी वी कैन डू। x + 1 dx -1 to 1 x² 2 + x, लिमिट रख देना, सॉल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन 1/x dx 2 to 3 log x log 3 - log 2 log 3/2। थर्ड पॉलिनोमियल है, 4 टर्म है, चारों को इंटीग्रेट करना है और चारों में पहले अपर लिमिट रखनी है फिर लोअर लिमिट रखनी है। ये हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.9 बेटा जी। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेट, ये ट्रिग्नोमेट्री के मैं बता देती हूँ आपको। 0 to π/4 sin 2x dx, इससे अगला cos 2x है, वो भी इजी है। एक बता रही हूँ, एक आप कर लेना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है अभी? माइनस cos थीटा, ये हो जाएगा -cos 2x / 2 और पुट द लिमिट, पहले अपर लिमिट रखनी है पूरे फंक्शन में। आप चाहें तो -1/2 को बाहर ले लें, और अगर भी कंफ्यूजन है, आपको यूँ लगता है कि मैं गड़बड़ कर सकता हूँ, गड़बड़ कर सकती हूँ, आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्ट चलिए। -cos 2x है, 2x तो 2x की जगह हमने रखा π/4 होल टर्म / 2, ये मैंने रख दी अपर लिमिट। माइनस cos 2 × 0 / 2, 0 का मतलब 0 नहीं है, सॉल्व करना है। तो 2 2 जा 4 -cos π/2/2 डबल माइनस है, प्लस 2 0 जा 0 cos 0/2, वैल्यू याद है cos 90 0, तो ये 0/2 0 प्लस 1/2, तो इसका आंसर बेटा जी क्या आ जाएगा? 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इजी, sin 2x। क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो वेरी इजी, क्या है? e⁻x। e⁻x भी आप कर सकते हैं, e की x का इंटेग्रल e की x होता है। और 6th है आपका टेंजेंट x, ये भी आप खुद करिएगा, टेंजेंट का डेरिवेटिव हो जाता है इंटेग्रल -log cos x या log secant x। 8th बता देती हूँ मैं आपको, फिर एक दो एग्जाम्पल और बताऊंगी, बीच में 2 पार्ट्स और रह गए हैं। तो 8th आपका है इंटीग्रेट, दिस इज π/6 to π/4 कोसिकेंट x dx। कोसिकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है? log मॉडुलस ऑफ कोसिकेंट x प्लस कोटेंजेंट x, ठीक है भाई। और ये हो जाएगा π/6 to π/4, ओके। पुट द लिमिट, बस यहाँ अब आपने थोड़ा फ्रेश माइंड से कैलकुलेशन करनी है। तो ये अपना बनेगा log, पहले दोनों जगह पाई, पूरे में पहले π/4 ही रखना है, मॉडुलस ऑफ कोसिकेंट π/4 प्लस कोटेंजेंट π/4, ये हो गई अपर लिमिट, माइनस log मॉडुलस ऑफ कोसिकेंट π/6 प्लस कोटेंजेंट π/6। आई विल वंस वेरीफाई द फॉर्मूला। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि आइडेंटिटीज़ आपकी रोंग नहीं होनी चाहिए, सारी आइडेंटिटीज़ ना आपको लर्न होनी चाहिए बेटा जी, तभी आप कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। आई थिंक आई एम राइट, तो नो इट इज़ माइनस ना, मुझे तभी डाउट हो रहा था। तो यहाँ पर माइनस है भाई, ठीक है ना, हाँ माइनस आएगा यहाँ पर, क्योंकि जब हम कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोटेंजेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो अब आप यहाँ रखें log
देखिए साइन कॉस और टेंजेंट याद कर लेते हैं तो सीकेंट कोसेकेंट को टेंजेंट याद करने की जरूरत नहीं है। साइन 45 1/√2 उसको उल्टा कर दीजिए √2, टेंजेंट 45 1 और टेंजेंट उसका उल्टा, माइनस लॉग साइन 30 5/6 30, तो साइन 30 आपका हो जाता है भाई 1/2, तो उसको उल्टा करिएगा तो 2 आएगा। तो टेंजेंट 30 1/√3 उसका उल्टा करिएगा √3। लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m/n, तो लॉग ऑफ अपर टर्म √2 - 1/2 माइनस √3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9, 10, 11 दीज आर द डायरेक्ट एप्लीकेशन। तो कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा, अदरवाइज आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और जो 2 एग्जाम्पल्स के 2 पार्ट्स और रह गए हैं, मैं उनका हिंट आपको दे देती हूँ थोड़ा सा। फॉर्मूला देखिए मैं फिर कह रही हूँ, हम भी भूल जाते हैं कई बार, आइडेंटिटीज इतनी सारी हो जाती हैं। तो आपने तो एग्जाम देना और फर्स्ट टाइम याद कर रहे हैं, तो आपको तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए बेटा। तो बार बार आइडेंटिटी को लिखें साथ में क्वेश्चन के। तो एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता कि पहले दिन कोई जादू हो जाएगा और आप पहले दिन कहोगे कि मैं सारे फॉर्मूले क्रैम कर लूँ, याद कर लूँ, बिल्कुल भी याद नहीं होंगे। हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हम ही भूल जाते हैं कुछ फार्मूलाज को जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होते हैं। अभी कोसेकेंट का फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होता है। तो मैं हिंट दे रही हूँ जस्ट आपको। ये है भाई अपना एग्जाम्पल नंबर 27, एग्जाम्पल नंबर 27 का 3rd पार्ट है 1 to 2, एंड दिस इज बेटा जी x/x + 1 इंटू x + 2 dx, पार्शियल फ्रैक्शन। x/x + 1 इंटू x + 2 a/x + 1 और भाई प्लस b/x + 2 सॉल्व कर लीजिएगा। ए बी की वैल्यू आएंगी log of x + 1 log of x + 2, लिमिट पुट कर दीजिएगा, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट। ये हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे और सब्स्टिट्यूशन के बिना होगा भी नहीं ये वाला पार्ट आपका। तो बेटा जी नाउ आई विल डू द लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो I = 0 to π/4 साइन क्यूब 2t cos 2t dt। यहाँ मुझे बीच में एक बात याद आई थी जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वेरिएबल चेंज करने से, ये बात मैंने इनडेफिनेट इंटेग्रल में भी बताई थी कि a to b fx dx एंड a to b ft dt बोथ आर से। भाई x की जगह t लगा दें, साइन थीटा डी थीटा, साइन t dt साइन x dx। भाई जिस वेरिएबल को ले रहे हो उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो हमारे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल चेंज करने से इंटेग्रल पर कोई असर नहीं होता। और ये मैंने क्यों बताया कि अब ये t में आ गया है, तो अब आप कहोगे जिसको क्या पुट करें, आप इसे x भी पुट कर सकते हो, u भी पुट कर सकते हो, z भी पुट कर सकते हो। अच्छा देखिए अब साइन तो क्यूब में है, तो साइन क्यूब में है और कोस अलग है, तो साइन का डेरिवेटिव कोस होता है और एक यहाँ से अलग हो जाएगा, तो साइन को हम पुट करते हैं और इसको हम dt, अपना dt dx du जो भी बनेगा, तो पुट या सब्स्टिट्यूट साइन 2t = z, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू z। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाएगी भाई 2 cos 2t dt = dz। और भाई ये टर्म भाई हमारे पास यही है, तो cos 2t dt क्या बन जाएगी भाई अपनी dz/2। ओके, और ये अपना क्या बन जाएगा z की पावर 3 dz हो गया, इंटीग्रेशन z की पावर 4/4 आ गई। प्रॉब्लम कहाँ है, लिमिट में। तो अब लिमिट भी साथ के साथ चेंज करेंगे। व्हेन t लोअर लिमिट, व्हेन t = 0 देन z क्या बन जाएगा, साइन 2 × 0 दैट इज साइन 0 दैट इज 0, यानी कि लोअर लिमिट में कोई चेंज नहीं आ रहा। जब t 0 था तो z भी 0 है। एंड व्हेन t = π/4 तो z क्या बन गया भाई, साइन
2 पाई बाय 4, पाई बाय 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 90, साइन 90 कितना हो जाता है भाई अपना 1। भाई ये फंक्शन जो था ट्रिग्नोमेट्रिक था, हमने जेड में पुट किया, एल्जेब्रिक बन गया, तो लिमिट भी तो एल्जेब्रिक के हिसाब से आ जाएंगी अपनी ये। तो अब आप क्या कीजिए, इसको 1 नाम दे दिया, इसको 2 नेमिंग कर दी और लिमिट वाले केस को 3 नेमिंग कर दी। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 इन आई, लिख दीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो आई क्या बन गया भाई, इंटीग्रेट, ध्यान देंगे, साइन 2t, जेड रखा था, ऊपर पावर 3 है, जेड क्यूब, ये पूरा यहाँ से डी जेड बटा 2, डी जेड बाई 2, तो बाई को डिनोमिनेटर में बाहर ले आइए, और लिमिट 0 की 0 थी और 1 का 1 था, क्या क्वेश्चन रह गया, कुछ भी नहीं, सो इजी, 1/2 जेड इज टू पावर 4/4, 0 to 1, ये 1/2 बाहर नहीं भूलना है, आप ज़्यादा करें तो इस 4 को भी बाहर ले आएँ, तो ये देखिए बन जाएगा 1/8 जेड इज टू पावर 4, 0 to 1, कांस्टेंट आप बाहर ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट पे लिमिट थोड़ी रखनी है आपने। तो ये हो जाएगा 1/8, जेड की जगह 1 रखो, 1 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, 1, हमारा आंसर आ जाएगा 1/8। तो आज के लिए इतना ही बेटा, ये थी अपनी 2 फंडामेंटल थ्योरम, एरिया फंक्शन, डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ सारे ही एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल के 4 पार्ट थे जो कि मैं आपको करा चुकी हूँ, एंड आई थिंक मैंने आपको नियर अबाउट 8 क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं, टोटल 22 क्वेश्चंस हैं आपके, तो प्लीज़ ट्राई अदर क्वेश्चंस, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ कमेंट ऑन माई लेक्चर, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर इट मैक्सिमम। थैंक यू बेटा।